वाह, क्या आईपीओ है। तो आज हम बातचीत करेंगे पेस डिजिटेक की मैनेजमेंट के साथ, जिनका आईपीओ आज से ही खुला है। उनसे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल्स आपको आईपीओ की आते हुए दिखाई पड़ेंगी। पहला दिन है आईपीओ का, करीब करीब 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला है और 208 से 219 रुपये इसका प्राइस बैंड है। रफली 819 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है और ये आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं या एंकर बुक है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। एंकर बुक के लिहाज से करीब 245 करोड़ रुपए एंकर बुक से रेज किए हैं और कई सारी मार्की नेम्स जो हैं वो उसके अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद भी है, जरा उनसे बातचीत कर ली जाए। श्री वेणुगोपाल राव हमारे साथ मौजूद हैं, जो कंपनी के सीएमडी हैं पेस डिजिटेक के। वेणु सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ को लेकर, एक बढ़िया नंबर्स उम्मीद है गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ेंगे। पहले तो सर कंपनी का बेसिक बिजनेस के ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगा। ये कंपनी मेजरली टेलीकॉम इक्विपमेंट में कामकाज करती है, ओएनएम सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, टर्नकी प्रोजेक्ट्स देती है टेलीकॉम टावर्स को लेकर। और आपकी इंडस्ट्री में ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप ये मुझसे बेहतर जानते होंगे कि किस तरह से हम उस ज़माने से उठकर आ रहे हैं जिस ज़माने में हम पहले कॉल के पैसे देते थे और आज कॉल की सर्विसेज अलग तरह की है। और टेलीकॉम कंपनियों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है पिछले 5-1 साल में या 7-1 साल में, वो काबिल तारीफ है। तो पहले तो इंडस्ट्री कैसे कामकाज कर रही है, आपका बिजनेस कैसा है, आप लोग क्या कामकाज करते हो उसमें? गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। तो हमारा जो इंडस्ट्री, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, जो हम मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स और फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क्स दोनों एंड टू एंड बनाते हैं, जो इंक्लूडिंग सॉल्यूशन इंजीनियरिंग से लेकर construction as well as maintaining that using our services. So that is our core domain, and हम लोग 2007 से हम लोग टेलीकॉम में ही काम कर रहे हैं, and now that has taken us to the turnover of over 2,500 crores where we do large projects or end-to-end basis. And the advantage हमारा जो यह है कि हमारा जो फैक्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स बनती है उसको लेकर हमारा प्रोजेक्ट्स में हम चलाते हैं। इसका मतलब कोई प्रोजेक्ट हम लेते हैं टर्नकी में, उसमें हमारा जो इक्विपमेंट्स भी हमारा जो फैक्ट्री में जो बन रही है वो हमारा यूज होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पीयर्स है जो इसी इंडस्ट्री का, उनका जो मार्जिन से लेकर हमारा मार्जिन जो है बेटर होता है। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा जो है, ये जो प्रोजेक्ट्स का जो परफॉर्मेंस भी होता है which is far better than others because we are having our own products and our own engineers are able to handle these products better than others. So that is the advantage we have. Like today we call ourselves as a product company, a project company and a services company. ये तीनों जो है एक ही कंपनी के अंदर है ना, which is like a kind of USP for us, I would say. Now using that, now we have seen a good growth in this telecom sector, particularly in the rural communication. Now government's mandate जो है कि रूरल इंडिया को जो पहले 4G से हम लोग 100% विलेजेस को 4G कवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पीएम साहब का जो इनिशिएटिव है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके साथ साथ जो भारत नेट करके जो प्रोजेक्ट्स है वो फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क की है। नाउ एज यू सेड कि जो आजकल जो टेलीकम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट द कॉल और द डाटा, इट इज मोर ऑफ एप्लीकेशन। जो हम लोग एक फोन से लेकर कितने एप्लीकेशंस करते हैं आप लोग देखते हैं। तो वी नीड वेरी गुड रोबस्ट नेटवर्क एंड वी आर इन दैट एरिया। So we are growing well in the telecom sector itself, but we also have taken a kind of diversification into the energy storage using our experience in the batteries. तो वेणु सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये तो टेलीकॉम तो पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा आता है एनर्जी का। एनर्जी में आप लोग बिल्ट ओन ऑपरेट मॉडल पे कामकाज करते हो, ईपीसी में भी आप लोग कामकाज कर रहे हो, और आपने BESS जो कि इमर्जिंग सेक्टर है, इसके ऊपर भी बड़ा कामकाज चल रहा है। ये एक बड़ा कंपनी के लिए गेम चेंजर भी रहेगा। सो ये सेक्टर के ऊपर क्या करेगा? क्योंकि एक तरफ टेलीकॉम इमर्जिंग, दूसरी तरफ एनर्जी इमर्जिंग, तीसरा जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT सेक्टर है वो भी आप लोगों के लिए एक बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है। तो एनर्जी स्पेस पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और ये स्पेस में BESS ये एक बड़ा ऑर्डर भी डिस्पेंस कर रहा है। तो ये कैसा काम करेगा आपके लिए? Sir, BES is our new vertical, which is we have recently
restructured our organization to handle the energy sector separately with more focus. While we are continuing to grow in our telecom business, we also have entered into the BESS, that's called battery energy storage system, which is actually 2 years पहले हमने ये प्रोजेक्ट को प्लान किया था. एंड टुडे वी आर हैविंग द फैक्ट्री ऑफ 5 गीगावाट आवर, जो कंट्री का जो सबसे बड़ा प्लांट है, which was inaugurated by Honorable Minister for New and Renewable Energy in the month of June. And उसी ने कहा था कि ये कंट्री का सबसे बड़ा बेस्ट प्लांट है. और उसके साथ साथ हमारा जो ऑर्डर बुक भी आज ऑलरेडी हमारे पास एक 4,500 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है बेस्ट के लिए, और ये टेलीकॉम के अलावा बोल रहा हूँ मैं. और तीसरा जो है, हम लोग ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स लिया वो प्रोजेक्ट में, उसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक महाराष्ट्र में हमने शुरू करके उसमें से एक जगह का जो प्लांट हमने कमीशन भी कर दिया. जो बेस्ट जो है विच इज एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड और कपल्ड विथ रिन्यूएबल एनर्जी. आप रिन्यूएबल एनर्जी का तो बहुत फॉलो करते हैं. तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो द प्रॉब्लम जो है, जो इंटरमिटेंट एनर्जी बोलते हैं, मतलब द रिन्यूएबल एनर्जीज मेजरली सोलर और विंड, ये दोनों जो है कॉन्स्टेंटली हमारे को अवेलेबल नहीं है, दे आर इंटरमिटेंट. तो जब वो जनरेट कर रहा है एनर्जी को, हमको स्टोर करना जरूरी हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है कि जो जनरेशन के टाइम पे हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहा है. तो उससे क्या होता है कि विदाउट स्टोरेज दिस एनर्जी विल बी वेस्टेड. तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है कि बैटरी को यूज करके मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर लो, और इवनिंग टाइम में जब जरूरत होती है, जो पर्टिकुलरली इवनिंग पीक आवर्स कहते हैं हमारा भाषा में, जो 7 to 9 होता है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे 8 to 10 होता है, तो उस टाइम हम लोग ये बैटरी से वापस हम ग्रिड को वापस करते हैं. ये जो एमर्जिंग वर्टिकल है और ग्रोइंग एट ए वेरी एक्सपोनेंशियल फेस में जा रहा है. और थैंकफुली हम लोग 2 साल से ये प्रोजेक्ट में काम करके हम लोग टुडे वी आर 100% रेडी विथ बिजनेस एंड एग्जीक्यूशन एंड इंक्लूडिंग द फैक्ट्री. तो राव सर, एक बात बताओ, पहले तो मैं कंपनी के नंबर्स ही देख रहा था, ऐसा क्या धमाका किया आपने पिछले 3 साल में कि आपका EBITDA 20 टाइम्स, प्रॉफिट 10 टाइम, 11 टाइम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है? सो कोई नई कैपेसिटी का आना ये कंपनी के लिए काम कर गया, या जो डिमांड ही है वो इतनी स्ट्रांग है कि ये नंबर सस्टेनेबल है? पहला पार्ट. दूसरा, आप ईस्ट टू वेस्ट दोनों साइड मौजूद हो, गुजरात साइड पे भी हो और ईस्टर्न साइड पर भी हो, प्लस फॉरेन में भी हो, मतलब जो ओवरसीज मार्केट को भी आप केटर कर रहे हो. तो ये पार्ट को आप जरा केटर करो कि ये दोनों साइड पे डिमांड किस किस साइड पे, मतलब टेलीकॉम की डिमांड है या एनर्जी की डिमांड है? सर, टेलीकॉम का डिमांड चल रहा है सर, और दैट इज टेलीकॉम इज गोइंग एट ए काइंड ऑफ स्टडी ग्रोथ आई वुड से. और एनर्जी तो बहुत फास्ट जा रहा है, दैट आई विल कम टू यू सेपरेटली. बट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, हमारा जो टर्नओवर जो बढ़ी थी 4 times बढ़ी थी in the year 23, primarily because we have been focusing on the products in the prior to this 23. तो हमने वी वर नॉट ग्रोइंग विथ नंबर्स, ओनली प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे थे. तो हम लोग 2020 से ये प्रोजेक्ट्स में आना शुरू किया कि टर्न की प्रोजेक्ट्स करना चाहिए यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स. उसकी वजह से हमको बड़ा प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गया था. उसकी वजह से आवर टर्नओवर आल्सो हैज grown up to the level what we are today. We are about 2,500 odd crores. And the telecom, we are going to maintain that growth, for sure. We have the order book also in hand. And parallelly now we have entered into as part of our diversification, we have entered into the battery systems, which I explained to you, and we are having the clear advantage as a early mover or a front runner, कह सकते हैं. तो सर, ये पूरी तरह से राव सर बुक्स में कब तक ये बेस्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कब तक आता हुआ दिखाई पड़ेगा? 1. और दूसरा, क्या इसके मार्जिन एग्जिस्टिंग मार्जिन से ज्यादा बेटर साइड पर है, अपर साइड पे है? या सो जो बेस्ट का जो नंबर्स जो है बैलेंस शीट में दिखना शुरू होगा ये साल में अराउंड 20% to 25%. दैट इज इन द लेफ्ट बिकॉज प्लांट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली. बट द फुल नंबर्स आएगी FY27 बैलेंस शीट में. And going forward, it will be much bigger numbers will be there. Now, on the profit margins, our philosophy has been that products, projects and services जो टेलीकॉम में कर रहे हैं वही हम लोग इसमें भी रिप्लिकेट करने वाले हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे हमारा पीयर्स का नंबर्स और हमारा जो नंबर्स देखेंगे तो वी आर क्लियरली अहेड ऑफ देम, बिकॉज
वी हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वो 3 to 4% हमारा ना मिनिमम पैट मार्जिन में डिफरेंस होता है उनका और हमारा देखा तो। सो वी आर हैविंग द सेम फिलॉसफी और वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फिलॉसफी इन द एनर्जी सेक्टर आल्सो। जो बैटरीज को लेकर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन विल बी फार बेटर। सो वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन दैट। तो राव सर, आप लोग जो अच्छा खासा फंड रेज हो रहा है और ये पूरा का पूरा कंपनी में आ रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं कोई ओएफएस है, 820 करोड़ रुपए आप लोग पूरा रेज कर रहे हो और आपने रेज करने से पहले ही अपनी डेट को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया हुआ है। सो ये अब बड़ा केपेक्स मान के चलूं मैं गोइंग फॉरवर्ड, क्या ईयर मार्क कर रखा है आपने, या बेस्ट की बड़ी अपॉर्चुनिटी को इन कैश करने के लिए आपने पैसा वॉर चेस्ट के तौर पर तैयार कर रहे हो? क्या करने वाले हो इतने बड़ी पूंजी का? सर टेलीकॉम जो इंडस्ट्री हमारा, टेलीकॉम सेक्टर विच इज डूइंग वेल एंड वी हैव बीन डूइंग द बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम, सो वी डोंट नीड एनी मनी फॉर दैट बिजनेस बिकॉज इट्स वेल सेट बिजनेस है हमारे लिए। एंड यूजिंग आवर लास्ट 2 year बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट जो है वो लेके हमने वी हैव आल्सो removed the debt what was there on the balance sheet. Now the entire money we are not drawing any OFS. We are going for entirely primary and then we are going to use this money only for the best projects. हमें दूसरा कोई जरूरत नहीं है। सो बेस्ट प्रोजेक्ट्स में हम एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला महाराष्ट्र में MSCDCL करके, वो 12 साल का प्रोजेक्ट है। उसमें जो प्रोजेक्ट है वो 1500 मेगावाट आवर का जो प्रोजेक्ट है बेस्ट का। तो हम लोग ये जो पैसा जो है उसमें से 630 करोड़ इज गोइंग टुवर्ड्स द इक्विटी फॉर दैट प्रोजेक्ट और कैपेक्स फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। ओके तो राव सर, आप लोग ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, आपको सपोर्ट वैसे ही मिल रहा है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो। सो आगे के लिए सस्टेनेबल मार्जिन, क्या मैं ये जो 20-21% के मार्जिन है इसे सस्टेनेबल मार्जिन मान के चलूं? वन थिंग आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है विच इज एक्चुअली इंडस्ट्री से थोड़ा मतलब जो हमारा पीएस को कंपेयर किया तो उससे ऊपर ही है। एंड विद दिस एडिशन ऑफ बेस विच इज एन एमर्जिंग सेक्टर विल बी लिटिल बेटर देन आवर करंट मार्जिन्स आई कैन से। ओके और एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना है, क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस तो आपकी है ऑलमोस्ट, ये ओवरसीज मार्केट में जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो क्या वो भी बेस्ट से रिलेटेड ही है, एनर्जी स्टोरेज के लिए ही है और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ही है वो भी? Yes, हमारा जो we have our setup in Africa and we have been doing telecom business for quite some time. Now recently we have added this BESS also in Africa because Africa is a country where the energy is still a problem. They do not have sufficient energy. So there needs a battery energy storage system. So we are tying up with a large company. In the October they are coming to finalize the contract. So we are getting into the BESS business in Africa also. तो राव साहब, जितनी जानकारी मेरे पास है कि जो अफ्रीका में मर्चेंट पावर का जो रेट है वो इंडियन मार्केट से कहीं ज़्यादा है और वहाँ शायद मिनिमम 7 से 8 डॉलर के आसपास तक मिल जाता है, जो इंडिया में शायद 2.5 से 3 रुपए है। तो क्या इस तरह के डिफरेंस का बेनिफिट रियलाइजेशन में मिलेगा? See, अफ्रीका में जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज या माइनिंग they are suffering because of the they don't have enough power. So they are putting up solar plant, but then solar plant can give only for about 5 to 6 hours a day. So they need to run their equipments for longer time. So they are looking for best battery systems. And grids also are calling for big projects, and we are working with the big company as a partner, and we'll be closing the deal in the next month. The first deal in Africa will be closing in next 1 month time. Okay. राव साहब, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए और बहुत कुछ सीखने के लिए भी है, लेकिन समय का मेरे पास अभाव है, वरना मैं आपसे और बहुत सारी बातें करता। बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद है आप जल्दी ही बढ़िया लिस्टिंग भी लाएंगे और आपसे और आगे हम बातचीत कर पाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो आस्था मैम हमारे साथ बनी हुई हैं और अब उनसे भी जरा एक राय ले ली जाए। आस्था मैम, पहला आईपीओ जिस पे बात करनी है वो है पेस डिजिटेक। आप मैनेजमेंट को सुन ही रहे थे अभी, कोई राय, कोई टिप्पणी आप इस पे करना चाहोगे?
देखिए बिल्कुल मुझे अच्छी लगी कंपनी, क्योंकि 2007 में ये एस्टैब्लिश हुए थे और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा इनका फोकस है। और जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से मैनेजमेंट ने भी अभी एक्नॉलेज किया कि इंडस्ट्री के अहेड के इनके मार्जिन्स रहेंगे। और वैल्यूएशन सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव लगी वो वैल्यूएशन है, क्योंकि वैल्यूएशन भी ये काफी अच्छी वैल्यूएशन पे लेके आए हैं। तो इस बात के लिए मैं मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे लाए। पर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा अभी खराब है। हम देखा आज भी जो दो लिस्टिंग थी उसमें से एक अच्छी नहीं हुई। तो फिर भी मेरे हिसाब से इसमें लगाइए। अभी यही मान के चलिए, ये मैं लगातार कहती आ रही हूँ कि लिस्टिंग गेन में बड़े बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करिए। ऑल्दो कंपनी बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है तो वो लिस्टिंग पे भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सीमित लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाने की सलाह रहेगी इस आईपीओ में। बाकी कंपनी मुझे काफी पसंद आई, वैल्यूएशन भी इन्होंने अच्छी की है।